The reason for floods in Punjab is a man-made floods or is it actually nature-made floods? 1200 से ज़्यादा रोड्स हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी हैं, बिलियंस का लॉस हो चुका है और मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड। रेनफॉल हुई है, फ्लड्स आए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो हाउ यू सी दिस सिनेरियो? पर्टिकुलरली जो हमारा रीजन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, उसके लिए ये बहुत अनयूजुअल सिचुएशन रही है। क्या रीज़न है कि वाई वी आर गेटिंग सच अ हाई रेनफॉल? व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? It is El Nino Southern Oscillation. If we are having a heavy rainfall now, then in 2026, are we going to expect more hotter summers? Can we there's any correlation between that? In fact, it began in late June only, starting with the episodes of cloudburst in Great Himalayan National Park area, Sanj Valley. There was a cloudburst in area close to Manali called Solang Valley. Then there was a cloudburst in Dharamshala area, Shimla, Rampur, Sirmaur area. If you map all these events, you find a very unusual situation. ये सारी की सारी इवेंट एक पर्टिकुलर जोन में हुई। एक तरह से पॉजिटिवली अगर देखें तो हमारे पास एक बेस लाइन सपोर्ट सिस्टम लोगों की तरफ से एग्जिस्ट करता है। बट आई सी रिसेंटली सपोज मेरे को टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ हैवी रेनफॉल। आई थिंक गवर्नमेंट इज स्टार्ट टेकिंग मेजर्स इन केस अगर हम वो गेट्स पहले ओपन कर देते। सो कैन दिस सिचुएशन बी प्रिवेंटेड एंड हाउ? अगर हमारे डैम मैनेजमेंट बेटर होती तो डू यू थिंक कि वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन? हम जैसे जैसे वी आर गोइंग टूवर्ड डेवलपमेंट, तो डू यू थिंक दैट वी आर मूविंग टूवर्ड अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचर? चाइना का जो डेवलपमेंट मॉडल है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम उसका एग्जाम्पल देते हैं एज अ सक्सेस स्टोरी, but I am not sure how successful that system is going to be. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसे कि 2025 में हम देख रहे हैं कि पंजाब के बहुत सारे हिस्सों में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हैं एंड सेम विद हिमाचल प्रदेश। तो 2025 में जिस हिसाब से डिस्ट्रक्शन हो रही है या जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे कि अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर बाय 1.5 डिग्री। तो जैसे जैसे अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर, उस हिसाब से अर्थ इज़ होल्डिंग अ मोर ऑफ अ मॉइस्चर, जिससे हमारे रेनफॉल ज़्यादा होता है। एंड एट द सेम टाइम वेटलैंड्स होती है हमारी, दैट इज़ गेटिंग लेस डे बाय डे एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। सो द इम्पैक्ट ऑफ दीज रेनफॉल इज़ सच दैट कि 1200 से ज़्यादा रोड्स हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी हैं, बिलियंस का लॉस हो चुका है और मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड। सो आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं डॉक्टर विश बंधु जी, एंड मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा। सर इज़ अ PhD डिग्री होल्डर इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सर इज़ वेरी वेल रिनाउंड इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉक्स एंड उसके अलावा सर इज़ अ स्कॉलर। सो हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Hello Tanuj, thank you for having me on your podcast. ओके सर, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 2025 में हमारे नियर बाय पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हुई है, फ्लड्स आए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो हाउ यू सी दिस सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ अ इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन टर्म्स ऑफ अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कैसे इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्टिंग द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट? Tanuj, year 2025, particularly the monsoon season has been very unusual and unprecedented. पर्टिकुलरली जो हमारा रीजन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, उसके लिए ये बहुत अनयूजुअल सिचुएशन रही है। अनयूजुअल इस सेंस में रहा है कि अगर हम मॉनसून को देखते हैं तो इंडियन मॉनसून जो है वो करीबन 70% टोटल एनुअल रेनफॉल का एक सीज़न में होता है, बिटवीन जून टू सितंबर। बट इसके साथ हमको ये भी समझना होगा कि जो मॉनसून सिस्टम है वो बहुत वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस कि ये अपने नॉर्मल कोर्स से डेविएट हमेशा रहता है, बट जब ये अनप्रेसिडेंटेड रेट पे डेविएट होता है, इट लीड्स टू डिजास्टर्स। द सेम हैज़ हैपेंड दिस ईयर। इफ़ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, द नॉर्थ वेस्ट इंडिया so far in the entire season has received almost 35 to 40% higher rainfall than normal. Now, normal is a situation when your monsoon is within plus 19 minus 19% deviation from the normal average situation. When it exceeds
to about 60%, then you have a excess rainfall scenario, and when it exceed beyond 60% than normal, you have a high excess scenario. Now, if you look at what has happened in these 3 months, initially we talk of May and June and probably early July also. In case of Punjab, rainfall remained slightly higher than normal, 4, 5, 10% higher. Same has happened in Himachal also, but particularly when it comes to August, your monsoon season intensified, and it has been now over 180% higher than the normal, which has resulted in a lot of floods in Punjab. In case of Himachal, it has been more than 75-78% higher than the normal within the last week of August only. So what has happened is you have a huge amount of downpour within few days, and this system prevailed over a very large area that includes Uttarakhand, Himachal, Punjab and J&K, and that is why we have unprecedented flooding in almost every part of northwest India. So in that sense, this year is highly unusual, and it has been constantly getting a lot of flash floods, cloudburst, and therefore the situation has built up over the period of time, and it has peaked in late August and early September. Okay, thanks for giving such a highly valuable information. तो first of all means as you said कि जैसे आपने कहा कि we are expecting a high rainfall considering the previous years. तो what was the reason? क्या reason है कि why we are getting such a high rainfall? What was the reason behind it? Okay, so let us understand this in terms of how monsoon works. Okay. Right. In layman language, monsoon is seasonal reversal of wind, and if I talk more scientifically, then it's a seasonal change in atmospheric circulation and precipitation. Right. In case of India, the monsoon season is driven by multiple factors, and it is very complex to understand. So I'll give you an easy answer to this. So there are 3 important aspects that affects or influence Indian monsoon. Your first phenomena is known as ENSO. What is that? It is El Nino Southern Oscillation. So it's an ocean atmospheric circulation of Pacific Ocean. Okay. Right. Now it has 2 parts, ENSO. Right. One is called El Nino. El Nino is the warming of central and western Pacific. In this situation, in the case of El Nino years, monsoon gets weakened, so you have less than normal rainfall. And then you have another phenomena which is known as the La Nina. It is the opposite of El Nino. Whenever you have La Nina years, your monsoon gets intensified and you have more rainfall or Indian terrain. Okay. So that is one part of it. The second is known as Indian Ocean Dipole, IOD. Right. So Indian Ocean Dipole is a sea surface condition in the Indian Ocean. Again, it has 2 parts. On the positive phase, when we have a positive phase where western Indian Ocean is warmed than normal, so it neutralize or negate the effect of El Nino. Right. But on the negative phase, when we face the negative phase of Indian Ocean Dipole, then it accentuates El Nino and it causes drought-like conditions. Separately, these affect Indian monsoon, but their cumulative effect exaggerate the impact. Okay. In this case, particularly in this year, 3 things has happened. One is the normal monsoon, which was expected to hit Indian subcontinent this year. So it was expected to bring normal rainfall. Now, second, which is highly unusual, is the intrusion of western disturbances, which is not a typical case of monsoon season. So western disturbances is extra tropical storms which comes from the Mediterranean,
and usually they cause rainfall in India during the month of November to April. But this time, unusually, it has occurred during the monsoon season. So you have two systems colliding with each other, and third is, lot of moisture-laden winds has pushed into the low pressure zone of the North India. That is from the Arabian branch, it has pushed into the northwestern India, and that is why you are seeing lot of rainfall, flash floods, even in Gujarat, Rajasthan, and then extending to Punjab, Himachal, and Jammu and Kashmir. So these three systems together has led to this unprecedented situation this year particularly. Okay, so basically हो क्या रहा है कि if we talk about the two factors La Nina and El Nino, so which factor is major causing ki high rainfall? Is it La Nina, correct? Yes, it is La Nina, but this year surprisingly La Nina has not brought exceptional rainfall. Okay. So it remained stable, but the other two factors contributed more. Okay, so basically what you are saying कि होता क्या है कि we are having Pacific Oceans, तो Pacific Ocean से हमारे मतलब कि winds flow करती हैं towards Indian. Correct. And if the Pacific Ocean is getting warmer, then the winds will start flowing toward the colder region, and then like it makes a monsoon. And this time it is happening कि nearby the Pacific Oceans, I think the water level is getting higher and higher, and that is bringing a more of a moisture toward India, and that is causing a more of a rainfall. And जो globally environment effects हो रहे हैं, and we are seeing the impact of that in India also. Like you just mentioned कि Mediterranean जो monsoon होता है, that actually happens used to means monsoon से पहले हमारी जो rainfall होती है, that is happening from a Mediterranean. But this time that particular rainfall is delayed, and both the means monsoon season and the rainfall दोनों एक साथ हो रही हैं, along with the other factors also, IOD. So all these factors three combine the heavy monsoon. So in case, can we predict कि ऐसा कुछ होने वाला है ahead of the time, or we just make our like conceptualization या make our thought process after it happens? ऐसा कुछ हो सकता है कि we can figure it out कि ऐसा कुछ होने वाला है ahead of the time using a technology and all those things? Yes, in fact it was already predicted well in advance. Okay. The scenario was well predicted by Indian Meteorological Department because they constantly monitor the atmospheric circulation. And in case of monsoon prediction, we have a very elaborate system of measuring and monitoring monsoon system. So it was expected this year that you will receive heavy rainfall in the northwest India. Okay, now we are having a heavy rainfall. इसके क्या consequences होंगे we can expect in going forward in future? Like if we are having a heavy rainfall now, then in 2026, are we going to expect a hotter summers, more hotter summers? Can we like, there's any correlation between that? See, it is too early to predict what will happen in 2026. Okay. Because the monitoring takes a lot of time. Okay. And probably if we, the way we predict monsoon is we keep on monitoring the circulation over Indian Ocean, over Pacific Ocean, and temperature, moisture condition in the Indian subcontinent. We can predict the behavior of monsoon to a greater extent, say by the month of March or April. You get fairly good idea about what is going to be the monsoon in the coming season. But predicting almost 12 months before is not possible, certainly not possible. Okay, that makes sense. Yeah. So means definitely it's not normal. जैसे what the kind of a rainfall हमारे यहाँ हो रही है normal नहीं है, and we can understand that. But the way all the factors are combined, is it a usual ऐसा होता रहता है, or it is actually happening after environmental changes throughout the globe? मैं कहूँगा ये एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है हमारे क्लाइमेट सिस्टम का. ओके. द नेचुरल प्रोसेसेस के टर्म्स में इसको देखें तो ये एक अनयूजुअल रेयर इवेंट है. ओके. जहाँ पे कि इतने सारे सिस्टम का कंबाइंड इफेक्ट है कि हमारे 2025 का मॉनसून जो है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड रहा है.
But yes, in terms of impact, certainly it is because of the way we approached our development planning. That has contributed in terms of how this scenario has resulted in a lot of destruction in almost every part of Northwest India. Scenario, if you look at how the scenario has unfolded, in fact, it began in late June only. Starting with the episodes of cloudburst in Great Himalayan National Park area, Sanj Valley. There was a cloudburst in area close to Manali called Solang Valley. Then there was a cloudburst in Dharamshala area, Shimla, Rampur, Sirmaur area, followed by a massive cloudburst events in the Siraj Valley, Mandi district. Then in case of Jammu and Kashmir also, Kishtwar, Doda region, we had lot of massive flood and cloudburst. In Lahaul Valley also, Kinnaur. So, and of course, we cannot forget what happened in Dharali, Uttarakhand. If I look at this geographically, and this I think 2 weeks back I was discussing in my class, if you map all these events, you find a very unusual situation. ये सारी की सारी इवेंट एक पर्टिकुलर जोन में हुई और वो जोन है जिसको हम कहते हैं मिडल हिमालयास. सो यू हैव धौलाधार रेंज एंड पीर पंजाल, इट्स एक्सटेंशन टुवर्ड्स J&K and then Uttarakhand. Majority events has happened in that part. So geographically we know that what are the most vulnerable areas or most susceptible areas in terms of flash floods and cloudburst. Right? Then scenario unfolded in the month of late August, 25th, 26th, 27th August. Massive rainfall, it was predicted well in advance by IMD. So there was lot of rainfall in Jammu region, lot of rainfall in Punjab and Himachal also. In these events you see all your major rivers, Ravi, Tavi, Beas, to some extent Satluj also flooded, and that resulted in a lot of water accumulation in the dams. और आपको जो है भाखड़ा, गोविंद सागर लेक का, आपको पोंग डैम का, रंजीत सागर डैम के फ्लड गेट्स ओपन करने पड़े, बिकॉज उनका जो रिजर्वायर है अपनी लिमिट तक पहुंच गया था. और जब फ्लड गेट खोले हैं तो आप देखेंगे पंजाब में क्या सिनेरियो हुआ. वाटर डिस्चार्ज वाज ओवर 2 लाख cubic feet per second, 2 lakh cubic feet per second, right? Unprecedented. It was bound to flood in Punjab. And then you see almost entire Punjab, particularly 12, 13 districts are massively affected, and we had to declare the entire state of Punjab as a flood hit state. That sound interesting. तो जैसे कि आपने कहा कि we have to open the floodgates and that was the reason that कि it causes the floods in Punjab. So basically the reason for floods in Punjab is a man-made floods or is it a actually nature-made floods? What can we say on that? Means अगर हमारे dam management better होती तो do you think कि we can prevent from this situation? Normal situation, yes, but as I said earlier, this was unusual situation. Okay. पंजाब में भी आप देखेंगे, पंजाब के जो नॉर्दर्न पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पठानकोट हो गया, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, इन एरियाज़ में लेट अगस्त में जो रेनफॉल हुआ है, इट इज़ 200-300 टाइम्स % हायर. करेक्ट. सो देयर वाज लॉट ऑफ वाटर pouring down in Punjab already. On top of that, there was lot of rainfall in Himachal also. Floodgate open करना necessary था. So एक ये cumulative effect था floodgate open होना और पंजाब और हिमाचल में excess rainfall होना. So that scenario was actually triggered by the natural phenomena. But of course the impact that we are witnessing now, वो certainly जो है वो anthropogenic activities, human meddling with the system, उसकी वजह से हुआ है जो impact हम देख रहे हैं. जियोग्राफिकली अगर हम बात करें, यू मैंशन अबाउट द फ्यू प्लेसेस, हमने देखा कि J&K से लेके पूरे उत्तराखंड तक धौलाधार रेंज एंड ऑल दोस इज गेटिंग इम्पैक्टेड. इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री इंडिया, तो वी आर मोर प्रोन टू ऑल दिस नेचुरल डिजास्टर्स गोइंग फॉरवर्ड, या कुछ और भी देश हैं दोज आर गोइंग टू इफेक्टेड? मीन्स हाउ वी सी अवर सेल्फ जियोग्राफिकली? Geographically, Asia is worst affected continent. And in Asia, India being the second largest country,
it makes us even more vulnerable. One, because you see, we are highly diverse in terms of topography. So we have areas which are desert, essentially desert-like conditions, to high altitude cold arid regions of Himalayas. So we have a large spectrum of climates within India, right? And therefore we are always suffering from one or another disaster. हमेशा मानसून में फ्लडिंग है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन है राजस्थान में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द कोस्टल एरिया जो है साइक्लोन अफेक्टेड रहते हैं, हिली एरियाज आर प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सो ऑन. वी आर इन वन ऑफ द हाईएस्ट सिस्मिक जोन ऑल्सो. सो हमारा जो देश है वो हर तरह के डिज़ास्टर फेस करता है. So that is one reason why India suffers a lot because of disasters every year. So if we see all those things cumulatively, so disaster management plays very important role for India and Indian people. So on a personal level, as a disaster, you are a disaster management expert. So what exactly is your take on this? Like how can we prevent ourselves from being such situation? जैसे कि हमारे कुछ विलेजेस में फ्लड्स आ गए एंड द सिचुएशन इज़ वेरी पैनिक, वी कांट मूव एंड बहुत सारे क्रॉप्स तो ख़राब हो गए हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स आर गेटिंग वेस्टेड. इफ़ वी टॉक अबाउट साइक्लोन्स एंड ऑल दोस डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर्स, मीन्स इट्स रियली बीन चैलेंजिंग इन एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव से. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट अवर सेल्फ? अगर आई थिंक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर घर तक, हर एक स्कूल में पहुंचनी चाहिए. तो हाउ एग्जैक्टली एवरी वन कैन लर्न अबाउट दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एंड ऐसा जब भी कुछ होता है तो वट एग्जैक्टली वी शुड डू? देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमको एक बहुत प्रोएक्टिव स्टांस की ज़रूरत है नेशनल लेवल पे. हम लोगों ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क शिफ्ट किया है पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट से प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, और उसका एक मकसद है कि आपके पास एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स होने चाहिए कि आप डिज़ास्टर को एंटीसिपेट कर सकें और उसके आने से पहले या एक्चुअल इम्पैक्ट करने से पहले हम एटलीस्ट उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकें. ये हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क रहा है इंडिया में. हो ये रहा है कि वो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, आई थिंक उसके ऊपर हमारा फोकस जो है अभी उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था. ऑन डॉक्यूमेंट्स, ऑन पेपर्स वी आर वेरी क्लियर कि हमको क्या करना है, बट वो ग्राउंड पे वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है. उसके लिए बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं. एक रीज़न उसमें से ये है कि हमारा जो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन का जो लेवल है अभी तक वो उसको हमने अचीव नहीं किया है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं किसी भी डिज़ास्टर सिचुएशन में, क्या वो प्रिपेयर्ड हैं बोथ मेंटली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज टू डील विद डिज़ास्टर्स. वहाँ पे हम बहुत लैक करते हैं. आप पंजाब की केस में देखिए या हिमाचल के केस में भी देखिए, बहुत सारा मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल लेवल पे हो रहा है. लोग अपने आप या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं लोगों की सपोर्ट कर रही हैं. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं. नेगेटिव साइड ये है कि ये हमको ये दिखा रहा है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की कमी है. पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि हम लोग प्रिपेयर्ड हैं कि हम इन सिचुएशन को अपने आप डील कर सकते हैं और हम लोगों, दूसरे लोगों के जो अफेक्टेड लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं. सो हमारे पास एक तरह से पॉजिटिवली अगर देखें तो हमारे पास एक बेस लाइन सपोर्ट सिस्टम लोगों की तरफ से एग्जिस्ट करता है. बस उसको एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना है जिसमें कि स्टेक होल्डर्स लोग हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, NGOs हैं, पैरामिलिट्री है, उनका एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम अगर बनाएंगे तो बहुत इफेक्टिवली हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. दैट इज़ रियली वेल सेड. आई थिंक यू आर राइट. मे बी इट कैन बी अ बजट इशू या फिर प्रायोरिटी इशू, इट कैन बी एनी इशू. बट आई सी रिसेंटली सपोज मेरे को टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ हैवी रेनफॉल. आई थिंक गवर्नमेंट इज स्टार्ट टेकिंग मेजर्स टू एजुकेट या एटलीस्ट अपडेट देने के लिए. सो स्लोली एंड इवेंचुअली हम उस पेस पर आ रहे हैं टू मेक आवर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज डिज़ास्टर मैनेजमेंट. बट
अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, I have like we are having few technology systems like SCADA system, we are having GIS, we are having few more things. टेक्नोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड हाउ एडवांस अवर टेक्नोलॉजीज़ कि जिससे हम फिगर आउट कर पाएँ कि हाँ जी कि लाइक द काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर्स आर हैपनिंग, हम उसके लिए पहले ही बहुत अपडेट हो सकते हैं एंड उस हिसाब से कितना एक्यूरेट उनकी एस्टिमेशंस। तनुज, आज अगर हम देखते हैं तो हमारी लाइफ जो है ना वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी के बिना हमारे डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के केस में आप देखेंगे वी हैव कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है। वी यूज़ सैटेलाइट डेटा, वी यूज़ GIS सिस्टम्स, जियोइन्फॉर्मेटिक्स एंड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम्स आर देयर बेस्ड ऑन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आप अपने वेदर सिस्टम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जो हम कर भी रहे हैं। उससे होता यह है कि आपके पास बहुत पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि किस तरह का नियर फ्यूचर में आपका वेदर सिस्टम रहने वाला है। IMD उसी के बेसिस पे वार्निंग और फोरकास्ट करता है। सो सैटेलाइट, वी हैव अ सैटेलाइट सिस्टम विच आर कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग वेदर फिनोमिना। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं साइक्लोन प्रेडिक्शन के केस में। इंडिया ने बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन सक्सेस है हमारी साइक्लोन प्रेडिक्शन में, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारा जो ईस्ट कोस्ट है उसके ऊपर साइक्लोन का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटी बहुत कम हो गया है। ओडिशा गवर्नमेंट ने बहुत पहले इसका यूज़ करना शुरू किया एंड दे हैव वेरी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द वार्निंग एंड इवैक्यूएशन सिस्टम ड्यूरिंग साइक्लोन्स। डिज़ास्टर्स के केस में ये जो टेक्नोलॉजी है दो तरीके से काम करती है। एक तो कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम, सेकेंडली इट इज़ एबल टू प्रिडिक्ट सर्टन एनोमलीज इन द वेदर सिस्टम्स, जो आपको एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मालूम चल जाती हैं। So we have a great knowledge system, we have great scientists who can read that information and they are able to predict also. But then there is a gap in communication. I'll give you one example of recent floods in Punjab. IMD had predicted this scenario. The management board, river management board, for example BBMB, they have already requested that floodgates should be opened on time, but then at decision level we lagged. Okay, that resulted in lot of flooding in Punjab. वो सिनेरियो को हम थोड़ा कम कर सकते थे इम्पैक्ट को, had we listened to the scientists. So that communication gap और जो डिसीजन मेकिंग के बीच में जो गैप है ना, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी आती हैं और उसका सॉल्यूशन फिर करना मुश्किल हो जाता है। But technology, certainly we have a very good technology. India is one of the leading power in terms of space technology, और वो हमारे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उससे। As you mentioned कि technologies like काफ़ी accurate है हमारी। In terms of accuracy, if I talk about the real time, can we predict कि real time में कि we are expecting this much amount of a rainfall, हमारे डैम्स में इतना पानी कलेक्ट होने वाला है एंड इस हिसाब इतनी जल्दी हमें वाटर के डैम्स खोलने चाहिए? मीन्स can we say yes to this? Yes, because it is already being done. It is constantly being monitored. You have everyday information on कि भाखड़ा में या पोंग डैम में या रंजी सागर में कितना पानी है, डेली की रिपोर्टिंग है, कितना पानी लेवल है, डेंजर लेवल से कितना नीचे रह गया है और कितना फास्ट वो जो है पानी एक्यूमुलेट हो रहा है। That information is already there. Means you just mentioned it कि हमारे पास पहले information आ गई थी कि we should open the dams gate. चलो for whatever the reason it's not open, so we will not go into that. In case अगर हम वो gates पहले open कर देते, so can this situation be prevented and how? Well, very difficult to say, but मैं कहूँगा थोड़ा कम कर सकते थे, but पूरी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जा सकता था। बिकॉज सिर्फ फ्लड गेट खोलने से बात नहीं बनती। पानी जो फ्लड गेट से आता वो पंजाब में ही आता। पंजाब का जो फ्लड प्लेन है उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली हमने नहीं किया है। सो प्रॉब्लम वहाँ पे है जब कि आपका जो फ्लड प्लेन है वो उस पानी को एब्जॉर्व करने में नाकामयाब रहता है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ह्यूमन मेडलिंग है। आप देखेंगे कि ब्यास और सतलुज का जो कोर्स है, फ्लड प्लेन जो है पंजाब में, उसमें एक बहुत
मेजर जो प्रॉब्लम है वो है सैंड माइनिंग का। बहुत सारी सैंड माइनिंग अनऑथराइज्ड होती है, उसकी वजह से आपका जो रिवर कोर्स है उसकी मैनेजमेंट नहीं हो रही है। तो जब भी फ्लड वाटर आता है इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, क्योंकि आप फ्लड प्लेन को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि फ्लड सिनेरियो में किस तरफ पानी जाने वाला है। और अनऑथराइज सैंड माइनिंग की वजह से क्या है, आपने रिवर्स के दोनों तरफ एम्बैंकमेंट्स बनाई हुई हैं, तो वो एम्बैंकमेंट्स इरोड हो जाती हैं व्हेन यू एक्सेसिवली माइन सैंड। तो जब फ्लड वाटर आता है तो वो इतना पेस से आता है कि वो एम्बैंकमेंट्स को तोड़ देता है और उसके एडजेसेंट एरियाज़ में जहाँ पे कि आपके सेटलमेंट्स हैं, आपके फार्म लैंड्स हैं, उसको इनंडेट कर देता है। सो दैट मिसमैनेजमेंट इज़ देयर विच इज़ कॉजिंग मोर प्रॉब्लम इन पंजाब। सो मीन्स हमारे कुछ एक्शंस, ह्यूमन मेड एक्शंस, जो कि इनडायरेक्टली बाद में इन सभी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही हैं। वन थिंग इज़ दैट कि कुछ एनरोचमेंट्स हैं एंड दैट इज़ मेकिंग अ पैसेज, मतलब कि वाटर ने तो कहीं ना कहीं जाना है। अगर इन केस वी आर हैविंग एक्सेस ऑफ वाटर, देयर इज़ अ सर्टन पैसेज, अगर वो पैसेज सही से नहीं बना हुआ तो वाटर इज़ लाइक अ फ्लो, वाटर इज़ गोइंग विद अ फ्लो, एंड जैसे उसे जो जो फ्लो मिलेगा वाटर इज़ गोइंग विद दैट वे, एंड इन केस कहीं पे एनरोचमेंट्स हैं या कुछ भी है, वाटर विल गो थ्रू दैट पैसेज एंड देन इट कैन गो इन टू फार्म लैंड एंड एनीथिंग, एनी प्लेस अकॉर्डिंग टू यू। ये तो एक हो गया केस सिनेरियो। बट अदर प्रिवेंशंस वी कैन टेक, जैसे कि कुछ वेटलैंड्स होती हैं, इफ़ वी हैव अ प्रॉपर वेटलैंड्स, जैसे कि यमुना के केस में कि आई थिंक नियर बाय यमुना या नियर बाय दिल्ली वेटलैंड्स आर गेटिंग लेस डे बाय डे, एंड दैट इज़ वन ऑफ अ रीज़न कि हमारे अगर पानी को हम स्टोर करने का ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, डेफिनेटली वाटर विल गो इनटू अ सिटीज़। सेम केस हैपनिंग विद पंजाब। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट अदर minor things which humans can do which can help us in preventing from this situation? फ्लड प्लेन मैनेजमेंट बहुत बड़ा रीज़न जो है फ्लड इम्पैक्ट का है कि हम लोगों ने फ्लड प्लेन को ही एनक्रोच कर दिया है। पंजाब में जो फ्लड प्लेन है सतलुज और ब्यास का, रफली 12 से 15 से 18 किलोमीटर चौड़ा है। तो हमने पहले तो एम्बैंकमेंट्स करके रिवर चैनल को कम कर दिया है। नाउ विद इन एम्बैंकमेंट्स जो बनी है रिवर में, दैट स्ट्रेच इज़ अबाउट 2 किलोमीटर्स। तो हमने 12-14 किलोमीटर का फ्लड प्लेन को रिड्यूस कर दिया 2 किलोमीटर के दायरे में, राइट। और उसके पीछे की जो लैंड है वो हमने एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दी। चलिए, दैट वाज आवर नेसेसिटी, क्योंकि आपको फार्म लैंड चाहिए थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चाहिए था, एंड बिकॉज पंजाब इज़ contributing a lot to national food pool. So that was necessary. But apart from that, we have started constructing infrastructure. We started expanding our towns and cities toward the floodplain. So उसकी वजह से जो रिस्क का जो एलिमेंट है वो बढ़ गया है। अब फ्लड आता है तो ना सिर्फ आपके फार्म लैंड अफेक्ट होते हैं, आपने उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसके अंदर जो नई सेटलमेंट्स बनाई हैं, वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं। सो जैसे जैसे ज़्यादा लोग उन एरियाज़ में रहना शुरू किए हैं, हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है। वन फाइन एग्जांपल इज़ इफ़ यू गो फ्रॉम लुधियाना और फिलौर की तरफ आप जाएं तो आप देखेंगे कि फ्लड प्लेन के अंदर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया है। अर्बन एरियाज़ धीरे धीरे उस तरफ को एक्सपैंड हो रहे हैं। तो अर्बन फ्लडिंग एसेंशियली उसी वजह से है, बिकॉज यू हैव चूजन टू कंस्ट्रक्ट विद इन द बाउंड्स ऑफ फ्लड प्लेन। वहाँ पे पानी नेचुरली आएगा, फ्लड वाटर आएगा। तो उस वजह से फ्लड इम्पैक्ट्स को हमने अपनी रीज़न से उसको इम्पैक्ट्स को एग्जैसरबेट कर दिया है। तो वो प्रॉब्लम हमको समझनी होगी कि हमको जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में लेके जानी है और किस पॉइंट पे आके हमको ये डिसाइड करना है कि इसके बियॉन्ड हम किसी तरह का डेवलपमेंट ना करें। आपको रिवर्स को उनका स्पेस देना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि जो फ्लड इम्पैक्ट है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज़, और जो हम काफ़ी देर से हमने निगलेक्ट किया हुआ, दैट इज़ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। सरफेशियल लेवल पे हम कहते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, राइट। बट पढ़ाने से ज़्यादा एक जो कल्चर है कंजर्वेशन का, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है।
वो स्कूलों के अलावा इंडिविजुअल लेवल पे हमको विद इन फैमिली अपने जो यंगर जनरेशन है उनके साथ ये जो नॉलेज है, ये जो विजडम है, ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर इवेंट्स. So that culture is missing, right? Because we are more focused on bringing economic development, but social development का जो aspect है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे रह गया है हमारे केस में. Yeah, you're right. I think economic development और nature, I think दोनों पैरेलल ही नहीं चल सकते. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे देन ऑब्वियसली वी सी कि हम नेचर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो वी आर बिल्डिंग अ रोड्स, वी आर बिल्डिंग अ डैम्स एंड वी आर बिल्डिंग टनल्स. ये जितनी भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे कि आज मैं देखता हूँ कि सपोज इफ़ आई एम गोइंग टूवर्ड शिमला, वहाँ पे जाके 6 लेन बन चुकी है. अगर मैं शिमला से भी आगे जाना शुरू करूँ, इफ़ वी आर गोइंग टूवर्ड मनाली, सो मैनी टनल्स आर गोइंग ऑन, डेली कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं. डू यू थिंक अगर हम जैसे जैसे वी आर गोइंग टूवर्ड डेवलपमेंट, तो डू यू थिंक दैट वी आर मूविंग टूवर्ड अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचर, एंड ऐसे हमारे सिनेरियोस और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखने को मिलेंगे? एंड सेकंड थिंग, वी टॉक अबाउट द कंजर्वेशन, हाउ एग्जैक्टली वी कैन कंजर्व बोथ नेचर एंड द वाटर. एंड देयर इज़ अ वन कंसेप्ट नोन एज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Do you think having a rainwater harvesting on a local level is going to make a big impact going forward? जैसे कोई भी मेजर चेंज जो है वो एक माइक्रो स्केल से शुरू होता है. इस केस में भी इंडिविजुअल से अगर शुरुआत होती है हर एक चीज़ को मैनेज करने की, तो उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे. हमको ये बात तो माननी पड़ेगी कि देयर इज़ अ लिमिट टू डेवलपमेंट, और वो लाइन्स हमको ड्रॉ करनी पड़ेंगी. कहाँ पे जाके हम अपनी लिमिट्स को डिसाइड कर देते हैं. डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे करनी है ये डिसीजन भी हमको लेना होगा. सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे चलेंगे और हम इग्नोर करेंगे कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, या जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हम ताक पे रख के इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करेंगे, तो वी विल ऑलवेज फेस डिज़ास्टर्स, राइट. इस वजह से जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स हैं, चाहे वो पंजाब में हों चाहे माउंटेनियस एरियाज़ में हों, उनको बहुत केयरफुली हमको और क्रिटिकली हमको उनको इवेल्युएट करना होगा. टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, राइट. हाइड्रो पावर डेवलपमेंट बहुत लंबे समय से चल रही है, और बहुत रिसेंटली हमने हिमालयाज़ की तरफ अपना फोकस डाइवर्ट किया है. लार्ज प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट एवरी पॉसिबल स्ट्रीम हमने आइडेंटिफाई करी है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए. हम इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हिमालयन रिवर सिस्टम, चाहे वो छोटी ट्रिब्यूटरी ही क्यों नहीं हो, जिसको हम नाला या खड्ड बोलते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होती हैं जब उसमें बहुत पानी आता है. अभी रिसेंट हमने धराली का केस देखा उत्तराखंड में. सो उस केस में आप देखेंगे इट वाज अ स्मॉल रिवलेट, बट इस केस में आप देखेंगे कि पानी का फ्लो कितना ज़्यादा था. तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो ना सिर्फ आपकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, डैम अपने आप अफेक्ट हो जाएगा इतने सारे पानी में. इट ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द लोकल सिस्टम, बिकॉज व्हेन यू क्रिएट अ डैम यू डाइवर्ट वाटर, और एटलीस्ट यू ऑल्टर द पाथ ऑफ रिवर चैनल. सो उस ऑल्टरेशन की वजह से वहाँ पे जो रहने वाले रोग हैं या आबादी है उसको भी नुकसान होता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डबल एज्ड सोर्ड है. आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट देन इट ऑल्सो ब्रिंग इन द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एज वेल. सो दैट बैलेंस नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड. बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना होगा, क्योंकि ये बात माननी पड़ेगी कि कुदरत का हर एक चीज़ जो है वो रिसोर्स नहीं है जिसका हम यूटिलाइज करें. Very well said. I think balance, finding a right balance is a way to go. But how exactly we will define कि ये चीज़ एक्चुअल में सही है, इसके ऊपर अगर हम गए तो वी आर क्रॉसिंग द लिमिट्स. बट इलेक्ट्रिसिटी इज़ असेंशियल. जब तक डैम नहीं बनेंगे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट लाइक थिंक अबाउट मीस वाइल रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट वी आर यूजिंग अ लाइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड इवन लाइक आजकल तो इवन कार्स आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो
विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हाउ कैन वी सर्वाइव? एंड अगर हम उस केस तक ना जाएं, लाइक कहते हैं ना कि लाइक वी हैव टू थिंक आउट ऑफ अ बॉक्स। अगर चाइना की बात करें, द वे द चाइना इज़ डूइंग द डेवलपमेंट मीन्स चाइना इट मेड अ सच अ बिग डैम जिसने अर्थ की रोटेशनल स्पीड को भी इम्पेक्ट कर दिया है। आई थिंक यू हर्ड अबाउट दैट। मीन्स we should go for that, that is true, and at the same time we should not play with the nature. So how can we find a right balance and how can we know कि this is a right way to go or not, because बिना ट्राई किए तो हमें पता भी नहीं चलना। देखिए, चाइना का जो डेवलपमेंट मॉडल है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम उसका एग्जाम्पल देते हैं एज अ सक्सेस स्टोरी, बट आई एम नॉट श्योर हाउ सक्सेसफुल दैट सिस्टम इज़ गोइंग टू बी, बिकॉज व्हेन we face nature's fury, everything appears to be very small, even if you say that we have achieved a feat of success. Definitely energy requirements हमारी increase हुई हैं, okay? और हमें फ्यूचर में भी एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को हमको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है उसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम उसमें एनवायरनमेंट को या लोकल इकोलॉजी को हमेशा से इग्नोर कर देते हैं। वो उस इक्वेशन में कहीं फिट नहीं बैठता है। सो एनवायरनमेंट के केस में व्हेन यू डेवलप प्रोजेक्ट्स और व्हेन यू गो फॉर डेवलपिंग टूरिज्म इन माउंटेनियस एरियाज, आपको उस एरिया का कार्बन फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दोनों मेजर करना पड़ेगा। उससे आपको ये मालूम चलेगा कि टूरिज़्म की अगर बात करते हैं तो वो एरिया एक सीज़न में या एक साल में इफ़ेक्टिवली कितने लोगों को, टूरिस्ट को केटर कर सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ दैट एरिया, राइट? वो बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा। इट कैन बी मेजर्ड, बट देन वी हैव टू ड्रॉ द लिमिट। वेदर वी विल गो बियॉन्ड दैट और नॉट, दैट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन, right? So you have to do that. Last 5 years particularly post COVID आप देखेंगे तो हमारा जो टूरिस्ट का फुटफॉल है हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो एरियाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीति, फॉर एग्ज़ाम्पल किन्नौर, फॉर एग्ज़ाम्पल लद्दाख, जहाँ पे पहले बहुत लिमिटेड टूरिस्ट जाता था और लिमिटेड टाइम के लिए जाता था, अभी थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे टूरिस्ट जा रहा है। सो यू कैन इमेजिन हमने उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना बढ़ा दिया है। वो सिस्टम इतने फुटफॉल को केटर नहीं कर सकता है। लोकल लाइवलीहुड की हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ ग्रोथ, और वो हो भी रहा है, ठीक है। बट ये भी मानना पड़ेगा कि वो अपने साथ बहुत सारा आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी लेके आ रहा है, और लोग जिसको कहते हैं कि हमारा कल्चरल सिस्टम कोलैप्स कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज जब आप कमर्शियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको जो है ना एक गिव एंड टेक सिस्टम है। इफ़ यू वांट टू अर्न मोर you have to compromise with something. In this case, that is your environment and that is your ecology. And of course, that is your culture. So that balance needs to be identified. I think very well said. Even कि like अगर हम भी आजकल कहीं suppose if I'm going to any tourist place in especially the hill station, I see it's lot crowded. Means crowd इतना ज़्यादा होगा कि you are not even enjoying the nature या beauty of that particular place. So it's not even making sense. Means we are going for a peace of mind and most ज़्यादातर टाइम तो हम ट्रैफिक में स्टक होकर रह जाते हैं. That is true. So we even thought कि not in a ecological point of view, आपने तो बहुत डीपली समझा इस बात को, बट इवन एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई ऑलवेज थॉट कि देयर मस्ट बी अ लिमिट. दे शुड अलाउ अ सर्टन नंबर ऑफ पीपल एंड देन लाइक दे मस्ट रिस्ट्रिक्ट द एंट्री, या कुछ ऐसे पास या कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए. मे बी गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट दैट, समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर. But technically या practically, is it really practical solution या is it really possible to restrict the number of people to going somewhere? And the second thing is that कि अगर हम इन सभी चीज़ों को conclude करें, I think population is becoming one of a reason in every aspect of a problem we are facing right now. या तो cyclones हैं या floods हैं, कुछ भी हैं. Means हम इतने ज़्यादा हैं in numbers that we consume a lot of resources, या नेचर के हों या नेचर से जो भी बन के आ रहा है. सपोज इफ़ वी आर यूजिंग अ पेट्रोल, इफ़ वी आर ड्राइविंग अ कार, वी आर यूजिंग अ पेट्रोल, समहाउ पेट्रोल इज़ कमिंग फ्रॉम अ मीन्स क्रूड ऑयल से आ रहा है जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल से वगैरह बन रहा है.
सेम केस वी आर लार्ज इन नंबर एंड वी आर यूजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने पड़ रहे हैं. सो वट are the root cause of all these problems? Do you think population is one of a root cause of all these problems? Yes, certainly. लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है जिस तरह से हमने अपना सिस्टम डेवलप किया है. अब हम एक हाई कंज्यूमरिज्म की तरफ चले गए हैं. मतलब पर पर्सन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ टू मच नाउ, राइट. अब इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, दो लेवल पे हो सकता है. एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप कितना कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे, किस एरिया में कहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो सकता है और उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है, राइट. पंजाब के केस में फ्लड प्लेन में किस लिमिट तक आप कोई नई कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट अलाउ करेंगे, राइट. उसी तरह से हिल्स में भी आपको कंस्ट्रक्शन कोड्स आप लागू कर सकते हैं. दूसरा जो है वो बहुत पर्सनल लेवल पे है. एज ए टूरिस्ट मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे अंदर इतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि हाउ आई कंडक्ट माई सेल्फ, राइट. मुझे उस एरिया का कल्चर समझना चाहिए और अपना बिहेवियर जो है उस तरह से अडेप्ट करना चाहिए. दूसरा ये है, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे आती है व्हेन वी गो टू अ न्यू एरिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, एंड देन यूजुअली फॉर द सेक ऑफ फन एज अ टूरिस्ट आई वुड गो एंड आई विल expect things to be my way always, right. When you go to hills, probably as I understand is our motive is to enjoy the peace, calmness and weather system of the area, right. So instead of doing that, what we do is we indulge in activities which are neither suitable for me and nor for the local communities. So that creates conflict. So that we must understand. Secondly, on personal level, individual levels, how we use resources. Although it appears to be very small thing to say, but इंडिविजुअल लेवल पे हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. हम अपना एनर्जी कंजम्पशन को बहुत कम कर सकते हैं हाउस होल्ड लेवल पे, राइट. और जब आप वो उस तरह की एक सोसाइटी क्रिएट करेंगे जहाँ पे कि प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का कल्चर रहा है या डेवलप होता है, वहाँ पे चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो सकती हैं, राइट. हम अपनी एक पुरानी जनरेशन को देखते हैं, वो जनरेशन जो हमारे पेरेंट्स की है, आप टिपिकली उसको देखेंगे, दे हैव दिस हैबिट ऑफ कंजर्विंग एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स, राइट. बट फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न हमारी जनरेशन ने मॉडर्निटी को अपनाने के चक्कर में उसको हम भूल गए हैं. तो वो जो सिस्टम है, और हम उसको यूजुअली क्या करते हैं, हम जो मॉडर्न जनरेशन खुद को कहते हैं, वो लोग उन वैल्यूज़ को, उन कल्चर्स को आउटडेटेड मानते हैं. बट एक्चुअली दोस लाइफ स्टाइल्स, कल्चरल वैल्यूज़ हमारा फ्यूचर है. ओके, सो सिंपल लिविंग इज़ अ हाई थिंकिंग. So Yes, what exactly you said in a very simple words, I think that make sense. Like जिस हिसाब से हम ग्रोथ में जा रहे हैं and the way we are consuming the things in a materialistic way, the more resources we needed to pursue those things. And I think that makes sense. I think we talk about problems and the reason behind it a lot. I think now we should talk about the solutions. आपने कुछ solutions की already बात कर दी है, जैसे कि like conserve the environment, conserve the things and all those things, and we should not focus on enroachments and all those things. What exactly on a personal level and what exactly on a government level we should do कि जिस हिसाब से we can protect our environment and we can make sure कि we are prepared for all these upcoming disasters and all those things. टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अभी, जिसका हम प्रॉपर तरीके से अगर यूटिलाइज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम एंटीसिपेट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं. दैट इज़ फर्स्ट पार्ट. सेकेंडली,
प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। डिज़ास्टर्स के केस में अगर हम इस साल का सिनेरियो देखते हैं, सो इंडिविजुअली अगर स्टेट्स उसको मैनेज करने की कोशिश करती हैं तो वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक सॉल्व नहीं होगी। हमको एक ऐसे सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पे कि ना सिर्फ डिफरेंट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हों, साथ ही वो लोग साइंटिस्ट्स को, कम्युनिटीज़ को, एनजीओज़ को, रिसर्चर्स को इन्वॉल्व करें और इन प्रॉब्लम्स का जो एक सॉल्यूशन है उसको खोजने की कोशिश करें, क्योंकि सॉल्यूशन साइंटिफिकली या इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से काम नहीं बनेगा। वी ऑल्सो नीड सोशल इंजीनियरिंग टू क्रिएट अ कल्चर और टू क्रिएट अ सोसाइटी जहाँ पे कि हम इन्वायरमेंट को अपने डे टू डे लाइफ के साथ लिंक करें और अकॉर्डिंगली हम बिहेव करें। सो वी नीड अ मैसिव ओवरहॉलिंग ऑफ आवर अप्रोच टू environmental management. So science, technology, government, public, that interaction mechanism needs to be developed. What exactly can we do on our personal level? Personal level, we should get ourselves familiar with what is happening around us. Since each one of us has access to smartphones now, there is lot of information which is being sent out by government organizations, which is there available freely on public platforms. Okay. One thing is that we should always be looking for that information and our decision should be based on that information. For example, had many people listened to the warnings issued by IMD, right? And it is there available on many apps, online platforms, they would not have traveled during the recent weeks और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ को हम रोक सकते थे। सो वो पब्लिक का जो रोल है वो इस लेवल पे है कि एक तो आपको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, आपको उसको समझना है। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन हम लोग दे सकते हैं वो इस तरीके से हो सकता है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी हमको कंट्रोल तरीके से ऑपरेट करना होगा एज एंड व्हेन देयर इज़ सम काइंड ऑफ अनॉमली और एडवर्स सिचुएशन इज़ बिल्डिंग अप। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। So sir, thank you so much for all this wonderful information. I think protecting our environment is our personal responsibility also. So कहते हैं कि the way the like environment and all this disaster is happening, it is going to impact our country India by 4.5% by 2030. अगर आज हमने कुछ preventions या measures नहीं लेने शुरू किए अपने personal level पे, it is going to impact ourselves in a long run. So thank you so much for all this wonderful session and thank you so much for the wonderful conversation. And I hope audience जो भी इस session को या podcast को देख रहे हैं is going to implement all those things in their real life. Thank you so much. Thank you, Dhanuj. And while we're wrapping up, I just want to say one thing. Disaster management is not just for expert. It is for every one of us. So stay informed and stay prepared and be happy.